पोस्टिंग एंड ऑल, कितनी अच्छी आपको बात। बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप उनसे मिलते हो, फिर आप उनसे पैसे भी लेते हो। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने भी शुरू की थी, हाँ जी, स्विच करके मीडिया एजेंसी खोलने तक का सफर। थोड़ी लंबी स्टोरी है, so you have to bear with me. Now, YouTube channel in 2016-17 is something which was not heard of that Yeah. great. Started working on it. We scaled the channel to great height. It was around 40-45,000 subscribers in 2019. We were understanding how camera works, how mic works, how light works, very practically. We were analyzing what works, what does not work, what to skip, what to incorporate. आपने मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम, कुछ सक्सेसफुल भी हुए होंगे हाँ उनमें जी। से। उन्होंने ऐसा क्या लगा? कंटेंट क्रिएशन अभी भी एक इमर्जिंग सेगमेंट है। इसको लेट्स से अगर हम सेफ साइड पे कहें तो 10 साल भी नहीं हुए। वन ऑफ द मेजर मिस्टेक विच क्रिएटर्स मेक इज दे फॉल इनटू द साइकिल ऑफ गेटिंग व्यूज। आपका जो हीरो कंटेंट है वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए। आपका हीरो कंटेंट इज समथिंग जो आपकी स्किल सेट है वही बाहर निकल के आए। आज भी कंटेंट क्रिएशन प्रोफेशन नहीं है, इट्स एन एक्सीडेंटल प्रोफेशन। फाउंड आउट दैट सम ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स डू इज दे पुट देयर ऑल एग्स इन वन बास्केट एज अ कंटेंट क्रिएटर। एल्गोरिदम को बहुत सिंपल भाषा में नए क्रिएटर्स जिन्हें नहीं पता वो बता दीजिए। एल्गोरिदम सिर्फ जनता के पीछे का बैकएंड है सोशल मीडिया का, कि जो जनता को पसंद आ रहा है वही एल्गोरिदम है और कुछ नहीं है। तो एल्गोरिदम के पीछे भागना चाहिए या फिर अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक दोनों का मेल जोल बहुत जरूरी है। आप जैसा कंटेंट चाहते हैं अगर आप ऐसा बनाएंगे और वो नहीं चलेगा तो आपका कंटेंट कभी नहीं वर्क करेगा। पीपल हु वांट टू बिल्ड लेगेसी थ्रू they will stay and their work will also stay. People who were just doing it go out. दिव्यांश शर्मा, वेलकम टू सफरनामा में शिल्पी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग शिल्पी। दिव्यांश, सबसे पहले तो आज आप हमेशा मीडिया एजेंसी पूरा हैंडल करते हैं, हमेशा बैक ऑफ द टीम एक सपोर्ट में रहते हैं। आज यहाँ सामने बैठ के कैसा लग रहा है? मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को कैसा फील होता होगा सामने बैठ के, वैसा ही फील कुछ मेरे को हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपने भी शुरू की थी, हाँ जी। वो कैसे आपने शुरुआत कैसे की? क्या मोटिवेशन था उसके पीछे, और उसको स्विच करके मीडिया एजेंसी खोलने तक का सफर? थोड़ी लंबी स्टोरी है, सो यू हैव टू बेयर विद मी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। So I did my engineering from 2014 to 2018. जब मैं engineering कर रहा था, I was very curious to teach people. Why? Because I had a long background of teaching. मेरी mother teacher है, then मेरी बुआ जी teacher है, then मेरे फूफा जी schools में ही थे, then मेरी चाची aunt, she is a teacher. So we had a good teaching background. In fact, when I was in class 12th, I was teaching to 11th grade students. Okay. When I was in 10th, I was teaching to 9th grade students. So I had this passion of teaching people. When I was in engineering, I had this idea to innovate products around education. So I was using my engineering knowledge, creating 3D prints of things like, let's say, हमें ये knee joint को समझना है. So how can we practically understand the ball and socket joint? So for that, we can get a 3D print of it. We can take it to the classrooms. That's correct. We can make them actually understand how it works. So teaching ko practically I wanted to integrate, and that is how first idea as a startup idea came to my mind, and I started working on it. But I was in engineering, I was learning things. So I had a great idea, but I did not know how to build a startup, how to build product, how to sell things up and all. So I was learning it. Parallelly, one of my friend was running a YouTube channel. Now, YouTube channel in 2016-17 is something which was not heard of that great. लोगों को इतना पता ही नहीं था कि YouTube में क्या करते हैं, especially in India. So he was doing a YouTube channel, and वो ना engineering में admission लेने वाले students को help कर रहा था to take admission in colleges. Because counseling बहुत ही complex process होता है. कौन से college में जाएं, कौन सी branch select करें, अच्छा लोकेशन क्या होनी चाहिए, इस कॉलेज की क्या क्रेडिबिलिटी है, प्लेसमेंट स्टेटस क्या है। अब ये सब चेक करने के लिए या तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएं, लंबे लंबे नोटिसेस डाउनलोड करें, या आप किसी को कंसल्ट करें ऑफलाइन, है ना, या फिर आप डिजिटल मीडिया का यूज करें। वी थॉट डिजिटल मीडिया इज ग्रेट, ही वाज डूइंग दिस कंटेंट एंड आई गॉट क्यूरियस टू हेल्प हिम। So that's how digital media and content creation entered into my life.
So I had a chat with him. I was super excited. So I thought कि मेरा जो ये practical learning का एक startup है इसको और जो मेरे friend का एक content creation है YouTube में education के लिए इसको merge करते हैं, एक system बनाते हैं. We started working on it. We scaled the channel to great heights. It was around 45,000 subscribers in 2019. And we were also doing some courses. So we started making courses for students. And when we were doing this, in back of our mind, we were learning everything related to content creation. Now assume we are 2-3 people. Now we are recording. So first of all, we are writing content, which is the backbone of content creation. So we were writing content, we were recording it. So let's say my friend is on the camera, I am off the camera, I am recording it. We were understanding how camera works, how mic works, how light works, very practically, right? And then we were editing it. I was using Camtasia software back then. So we were editing it and then we were uploading it on YouTube. We were analyzing what works, what does not work, what to skip, what to incorporate. That's how we were learning all the pillars of content creation, knowingly or unknowingly. We wanted to do great in this YouTube segment and we thought this is a legit startup which we can make. Yeah. And we started building a community of engineering students. It became a 10,000 student community. Wow. So 10,000 students from India across multiple colleges, they and their parents were taking help of us using digital media only. That's how content creation entered into our life. But then COVID came and COVID changed life of so many people in bad or good ways. I'm one of them. So when COVID came, engineering exams were not taking place. But education sector in digital domain was going exponentially. Because अभी students को school का curriculum तो पढ़ना है. बिल्कुल. लोगों को coding सीखनी है. Communication improve करना है. सब जो course का एक era था, वो COVID में बहुत peak पे चला गया digital courses का. People started creating digital courses. But unfortunately or fortunately, I and my friend, we and those people who were working with us in that small startup, we were not able to understand how can we help those students who are in our community. So we were trying to do one or the other things, but it was not working that well. So we thought not pressurize ourselves for to do something which we are not understanding or liking of. So we took a pause and eventually my wife and then my friend, she suggested that Divyansh, हमें ये सब कुछ आता है and people around us need this. So why not to approach people for this only? We made a website from scratch and we talked. We had a word with our friends. So they asked कि यार बहुत ही बढ़िया बात है, आप ये बनाते हो, हमें ज़रूरत है, आप हमें help करो ना कैसे content बनाना है. That's how we came on the other side of the camera. We started consulting people. 2 or 3 people were taking consultancy from us. Schools were also taking consultancy from us. तो आपने कंसल्टेंसी देना स्टार्ट किया. Yes. आपने मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया. Right. So wow, that's a big number. 300 प्लस कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आपने काम किया. So आपने उनकी जर्नी में क्या स्ट्रगल्स देखे, पर्टिकुलरली उन कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी में, और कुछ सक्सेसफुल भी हुए होंगे उनमें से. बिल्कुल. उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? Correct. When we were doing this, उसके बाद I had to, like, one of my friend approached me to join his organization, which was only centered around content creators. That's how I got exposure of these content creators. तो जब मैं so my role was to help these content creators understand what works for them in longer run. क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अभी भी एक इमर्जिंग सेगमेंट है. इसको लेट्स से अगर हम सेफ साइड पे कहें तो 10 साल भी नहीं हुए. किसी भी बिजनेस को जब तक 10 साल नहीं हो जाते हम उसे एक स्टेबल बिजनेस तो नहीं कह सकते. नाउ ये इकोनॉमी ही 10 साल पुरानी नहीं है. सेफर साइड पे अगर हम कहें, जो क्रिएटर्स आज हम देख रहे हैं उनके हिसाब से सबका एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल 8 साल मैक्सिमम 10 साल जिनका है वो फिर ओजीज ही है. जैसे भुवन बाम इज अ क्रिएटर जो बहुत पहले से है, नोन एज बीबी की वाइन्स, राइट. रणवीर इज अ क्रिएटर जो उस टाइम से ही है, 2016-17 ही वाज क्रिएटिंग कंटेंट. बट अगर हम आज देखें तो बहुत सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स इमर्ज हो रहे हैं और ये सेगमेंट ही बहुत नया है. तो गलती करने की बहुत सारी स्कोप्स हैं जहाँ पे गलती हो सकती है. वन ऑफ द थिंग विच इज अ चैलेंज फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर इज दैट द मार्केट इज वेरी न्यू
एंड उनके पास रेफरेंसेस जो है वो बहुत पुराने नहीं है। जैसा ट्रेडिंग में होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको पीछे LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ्स बहुत अच्छे से एनालाइज करने होते हैं, तभी वो RHS को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ LHS पे डेटा ही बहुत कम है, तो हम उसी डेटा को रेफरेंस मान के काम करते हैं। तो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक विच creators make is they fall into the cycle of getting views. Now hear me out. Views is super important for any content creator. Otherwise, let's say brands will not come, the AdSense revenue will not come, people are not watching, so your credibility is not getting established. But when they fall into the loop of chasing views, they try to make some shortcuts in content creation. Shortcut as in some creators just work on the content which is viral and trendy. Now, viral and trendy has a very short cycle. If you are a content creator, you should treat content as your business, and you should understand the requirement of market as if you are making a product market fit, a content market fit. So, in the loop of chasing views, what you do is you see others and then you try to work around the same stuff. It hits or not hit. If it does not hit, I think that is of more benefit to you rather than if it hits. Similar to trading, कि अगर आपने तुक्के से एक ट्रेड लिया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो बहुत ही गलत ट्रेड था, क्योंकि आप एक तो आपने तुक्के से लिया, ऊपर से आपको उसमें प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही क्रिएटर का है कि उसको ना वो ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको व्यूज आते हैं, वो बूस्ट होता है, फिर से कंटेंट बनाते हैं, फिर व्यूज आते हैं। बट आई हैव सीन क्रिएटर्स जो 200K 300K फॉलोअर्स होने के बावजूद दे आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहां तक आ गए कुछ फॉलो करते हुए। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पीपल, वी हैव number of people, the population is huge. बिल्कुल। Now we were discussing this before the podcast yesterday, कि इंडिया में you can get views on the content, but उन व्यूज से आपके काम के व्यूज कौन से हैं और जस्ट स्क्रॉलिंग वाले व्यूज कौन से हैं, इसको आपको अपने बैक ऑफ द हेड में कंटिन्यूसली एनालाइज करना चाहिए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस चीज से जो कंटेंट क्रिएटर है, मान लिया किसी ने अभी स्टार्ट ही किया है, उसको व्यूज आ गए, उसको लगा यार ये चीज तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मतलब कई बार कंटेंट क्रिएटर्स को ये भी नहीं पता होता एल्गोरिदम क्या चीज है। करेक्ट। बड़े क्रिएटर्स ये बातें करते हैं कि एल्गोरिदम ये अब मुझे ये समझ में आ गई है, अब आप इस तरह से ये काम करते हो, उन्हें नहीं पता होता, उनके पास कोई मेंटोर भी नहीं होता, बट उन्हें वो चीज करनी है बिकॉज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स। करेक्ट। सो एक ये चीज आप मुझे प्लीज क्लियर करके बताइए कि कुछ जो नए क्रिएटर्स हैं जिन्हें एल्गोरिदम और इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कंटेंट शॉर्ट जो इस तरह के तरीके अपनाते हैं कि यार ठीक है ये चीज चल रही है, इस पे वीडियोस बना लो, ये वायरल हो जाएगा, फिर आगे कुछ बना लो, फिर उस पे वायरल, लेकिन वो लॉन्ग रन में काम नहीं करता। उनके हिसाब से क्या करना चाहिए उन्हें? मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक ट्रेंड फॉलो करना गलत नहीं है, ठीक है, आप ट्रेंड फॉलो करो, आप ट्रेंड के हिसाब से कंटेंट बनाओ। आपका जो हीरो कंटेंट है वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए। आपका हीरो कंटेंट इज समथिंग जो आपकी स्किल सेट है वही बाहर निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी क्रिएटर के किसी डोमेन का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कॉमेडी इज अ डोमेन, ठीक है। अभी कोई ट्रेंड आया, कोई म्यूजिक आया जिसपे वायरलिटी हो रही है, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के म्यूजिक आते हैं, ट्रांजिशंस आते हैं जिसपे बहुत वायरलिटी होती है। एक कॉमेडी क्रिएटर के लिए उस ट्रेंड को लेवरेज करना गलत बात नहीं है, बट अगर उसकी स्टोरी लाइन कुछ नहीं है और वो वायरल हो गया तो दैट इज ऑफ नो पर्पस। तो हाउ दे शुड डू यूज द ट्रेंड इज कि उनका 10 में से 2-3 कंटेंट ट्रेंड बेस्ड हो सकते हैं, बट बाकी के 7-8 कंटेंट जो हीरो ऑफ देयर कंटेंट है, विच वी कॉल द कंटेंट बकेट, उनका जो कंटेंट बकेट है वो ट्रेंड डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ट्रेंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रेंड को बस इंटीग्रेट किया जाए अपने कंटेंट में। ट्रेंड ही ट्रेंड अगर कंटेंट है तो कंटेंट कुछ नहीं है। फैशन लाइफस्टाइल सेगमेंट, गेट रेडी विद मी, you must have seen these reels. Now a lot of creators have followed it and they have scaled their numbers. That's correct. कौन से क्रिएटर चल पाए जिन्होंने गेट रेडी विद मी को अपने कंटेंट में प्लग किया? So I have seen a very good comedy creator called जसप्रीत देवरा। आप उसको सर्च करना, उसका गेट रेडी विद मी वर्जन देखना, उसने फैशन लाइफस्टाइल सेगमेंट से गेट रेडी विद मी को उठाया और कॉमेडी में डाल दिया। नाउ शी इज अ कॉमेडी क्रिएटर and she is putting get ready with me, the fashion lifestyle content, into her content, which is hero of her content,
the comedy part, and it is working very well. तो I think you Wonderful. should, yeah, बहुत तो hero easy content लगता होना है, चाहिए, yeah. and then आप ट्रेंड पे इंटीग्रेट कर सकते हो, you can play. आपको ये आ गया, then means you are understanding the game of content creation. कौन सी ऐसी गलती जो आपने इतने सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया आपने ऑब्जर्व की कि ये इसने गलत किया, शायद ये नहीं करता तो आज काफी ऊपर होता? गलतियां तो बहुत सारी हैं. एक तो देखो कंटेंट क्रिएशन, शिल्पी इज आज भी कंटेंट क्रिएशन प्रोफेशन नहीं है. अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो ऐसा नहीं है कि आज भी आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करें और वो बोलें कि यार मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ. इट्स एन एक्सीडेंटल प्रोफेशन. ठीक है. क्यों ये एक्सीडेंटल प्रोफेशन है? क्योंकि आपको कुछ पसंद आता है, आप वो ट्राई करते हो, आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो, आपको प्रेज मिलता है, फिर आप दोबारा से ट्राई करते हो, एंड दैट साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. यू लाइक दैट साइकिल, देन यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. किसी भी कंटेंट क्रिएटर की अगर हम हिस्ट्री चेक करें जो आज भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और हम उनसे पूछे कि आप कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहते थे, तो वो कहेंगे नहीं यार हमें तो ये पसंद था, हम वो कर रहे थे सॉल्व, और धीरे धीरे कंटेंट बनता गया, लोगों को पसंद आता गया और हम कंटेंट क्रिएटर बन गए. तो एक्सीडेंटल प्रोफेशन है, इस वजह से ये इसको चैलेंजिंग भी बना देता है कंटेंट क्रिएशन के प्रोफेशन को, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. आपका कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है, आप ब्रांड्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, आप सस्टेन कैसे करोगे क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन पे बेट ले रहे हो. तो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक आई हैव फाउंड आउट दैट some of the content creators do is they put their all eggs in one basket as a content creator. Means they don't want, like they are doing content for the sake of becoming a content creator. Now this becomes very tough. अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ही कंटेंट बना रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, है ना. तो एक मेजर मिस्टेक ये होती है कि जब आप फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर, लोगों को देख के, उनकी सक्सेस को देख के आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो वो जब मजा नहीं आता ना आपको, तो आपका कंटेंट वर्क नहीं करता. फिर आपको लगता है कि यार ये तो करियर ही खराब है, कंटेंट क्रिएशन करना ही नहीं चाहिए. तो मेजर मिस्टेक ये है कि दूसरों को देख के मत करो, और अगर आप इसे एज अ करियर देखते भी हो, ट्राई योर हैंड्स आउट, बट आप बहुत सारी चीजें सीख लो, सो दैट इफ कंटेंट क्रिएशन डज नॉट वर्क, you at least have some other good stuff to do, especially creative work. जैसे मेरे केस में हुआ कि हमें at least सारा mode of content creation तो पता था. That is why we could start a production agency. So that is one mistake. Another mistake is of course just following what is working today, not following what can work in the future as well, and not digging deeper into the aspects of content creation, into the aspects of algorithm, what user wants. So not thinking it as a serious business to do. So that is one other mistake which they make. कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं वायरल हो गए, अब जो है गाड़ी चल गई है, लेकिन वो 2 वीडियो वायरल होती है, 3 होती है, फिर वो वापस स्केल नीचे आ जाता है. करेक्ट. उस समय जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? शार्क टैंक इफेक्ट है ये, है ना. या हम शार्क टैंक में गए और हमारा कोई भी प्रोडक्ट था, लोगों ने देखा, अब सब सेल आ गई, तो अब जो कर्व था वो ये हो गया, है ना. और अब हमें क्या जिताएगा, वो कर्व को कौन सी चीज सस्टेन कर सकती है, इज आवर प्रोडक्ट. सिमिलरली कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई वायरल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर उस वायरलिटी से एटलीस्ट ये फिगर आउट करते रहो कि इसमें क्या चल रहा है, मतलब क्या सही हुआ था इसमें जो ये वायरल गया, ये इसमें क्या सही हुआ था जो ये वायरल गया. तो उसमें से बहुत सारे आउटपुट्स निकालो और उसको स्टडी करके नेक्स्ट कंटेंट बनाते रहो. तो कोई भी नया ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वायरल होके उनके फॉलोअर्स एकदम से 10,000 से 50,000 हो गए, लेट्स से इन अ वीक ऑफ टाइम, इन मंथ ऑफ टाइम. नाउ 10,000 से 50,000 की जर्नी बहुत जल्दी तय हो गई है, तो पता ही नहीं है कि वो हार्ड स्ट्रगल क्या होता था 10,000 से 50,000 ले जाने में. तो वहां पे ना बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि क्या हुआ, क्या सही काम करा, क्या गलत काम करा, और अब लोगों से बात करो. One of the other mistake which people do as a content creator is they don't talk to other people. I have seen that some creators have this hesitation कि how will they perceive me, कि यार इसको पता ही नहीं है क्या क्रिएशन में क्या चलता है. We built a community of more than 200 plus creators in that organization, and one thing which helped all these creators was the community.
They were chatting with themselves, they were collaborating with each other, a lot of collaboration was helping, they were guiding each other. Sometimes one creator was shooting video of another creator, so that was also helping. So talking to other creator, Collaboration. yeah, and जब आप वायरल हो जाते हो या आपका फॉलोवर काउंट अच्छा हो जाता है तो आपके पास ना बहुत सारे लोगों का एक्सेस खुल जाता है. Yeah. You will DM someone, they will reply. Utilize that in a positive manner. कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर लैंडस्केप आप किस तरह से देखते हैं? स्पेशली अगर मैं कहूँ कि अगर दो चीजें कि आपके हिसाब से बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी चल रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से एक या दो ट्रेंड जिसने आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज भी किया हो कि यार ये क्या आ गया? ट्रेंड एक तो जो AI वीडियोस अभी बन रहे हैं, अरे you can hire a software, you can take a subscription yeah. and you start making videos out of it. Yeah. So अब समझिए कि वो सारे लोग जो ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाते थे, लाइक उसमें क्रिएटर्स भी आ गए, एजेंसीज भी आ गए, उनका काम एटलीस्ट 50-60% तो कम हो ही गया है. तो वन ट्रेंड विच आई सॉ एंड गॉट अमेज्ड वाज AI now taking the position of creator. So that is a bit scary part, but I think one good thing is people, so ये जो interaction है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा. मेरे को इतना पता है कि बहुत सारे लोगों का कंटेंट बनाने का रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि उनको सोशल मीडिया पे फेम चाहिए, उनको लेगेसी भी क्रिएट करनी होती है. तो आई थिंक फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो जो legacy of people who want to build legacy through content, who want to share their ideas out for just for the pure sake of creating content, they will stay and their work will also stay. People who are just doing it for social media, they will go out. तो filtration होगा, correction होगा. जब correction होगा तो बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे नए लोग आएंगे. So now I am so since I run a production agency, that gives me a leverage to talk to a lot of people from different backgrounds. I am shocked to see that now a teacher is coming out to do a podcast. A university is coming out and asking their students to create podcast. A school is now training their students on content creation. So I think this is something which is exciting for me, and these all activities are being done for the pure sake of understanding content creation, how it works, and imparting knowledge. So I think marketing वाला content AI लेता जाएगा, जो marketing content है. लेकिन लोगों को चाहिए, बातें भी चाहिए कि जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो तो आपके व्यूज से ही पता चलती है. जब दो लोग बैठ के गप्पे शप्पे भी लड़ाते हैं उसमें एक मजा है ना कि आप रूम से बाहर जाते हो ना तो you reflect what happened. I think that is going to stay, but बाकी AI. आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के सबसे देखो, एक हर कोई अगर कोई चीज शुरू करता है तो एक पर्पस होता है कि ओके व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, तो एक मोटिवेशन अलग होता है. करेक्ट. के हिसाब से कंटेंट क्रिएटर के लिए पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं इस फील्ड में? देखो, अपने कंटेंट से पैसे कमाने में टाइम लगता है. दैट इज अ हार्ड ट्रूथ, एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट. लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कंटेंट बनाते हैं. तो मान लीजिए अगर आपके इंस्टाग्राम पे 10,000 से नीचे व्यूज आ रहे हैं आपके कंटेंट पे लास्ट 6 कंटेंट में, द चांसेस ऑफ ब्रांड पेइंग यू फॉर द कंटेंट इन इंडिया बिकम्स वेरी वेरी लेस. सो ओनली न्यू एज ब्रांड्स जिनका मार्केटिंग बजट काफी कम है, they will be spending on you, they will be paying you for the content. बट बाकी के ब्रांड्स के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं क्रिएटर्स की. तो अब वो क्रिएटर जिनका ये चैलेंज है कि अभी दे आर नॉट ब्रांड रेडी, दे कैन वर्क विद द मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग टीम ऑफ द ब्रांड्स. सो दे कैन create user generated content for the brand. Example, let's say I am running a startup called Monk of Kalyoga, a creator who has 5,000 followers on social media, creating content 3 times a week, yeah, uploading content 3 times a week, must have the skills to create content. They should connect to Monk of Kalyoga saying, yeah, I will create content for your page. Will you allow me to create content for your page? I will ideate, I will record, I will edit, I will release. So that gives Monk of Kalyoga leverage कि यार we can outsource this part
to a creator who knows how to create content, and the creator can generate money. So if you are not brand ready but you are good with camera, good with talking, approach to brands, ask them that can we work for you. That is one way. So I will gradually shift towards brand wala, because that is the part which everyone knows. तो वो तो कोई बात ही नहीं है कि ब्रांड्स आपके पास आएंगे, वो आपको पे करेंगे. दैट इज द बेस्ट बिजनेस विच राइट नाउ क्रिएटर इज डूइंग. देयर इज वन लेयर टू दैट एज वेल. सो अभी आप एक तो पेजेस को अप्रोच करके, ब्रांड पेजेस को अप्रोच करके उनके साथ काम कर सकते हैं. दूसरा, व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, यू हैव अ नॉलेज ऑफ कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी. सो आई हैव सीन क्रिएटर्स हु डू पॉडकास्ट, but they are good videographers too, because they've learned how to record their videos. So they approach to people, say कि यार मैं आपके content को record कर दूंगा. And since I know content creation, I will also advise you on क्या आप सही कर सकते हो, क्या आप गलत कर सकते हो. That is also a good way to earn money. So आपको अपने आप को sustain करना बहुत important है. आपको अपनी content creation की जो जर्नी है, जो करियर है, उसको sustain करने के लिए मनी चाहिए. बिल्कुल, बेसिकली अपने आप को सेल करना आना चाहिए. किस फील्ड में, किस ब्रांच से आप निकल जाओ, कहाँ से पैसा कमा लो, वो आना भी एक आर्ट है, लेकिन आना चाहिए. उसके बाद फिर ब्रांड का है जो सबसे बड़ा बिजनेस है कि आप, क्योंकि आपके कंटेंट में व्यूज आ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, ब्रांड अप्रोच यू, दे डू work with you, which is called influencer marketing. So influencer marketing is third thing, and fourth thing is you launch your own products and services. That is the fourth thing कि आपने अपना let's say एक कंटेंट स्कूल बना लिया, या आपने अपना कोर्स बना लिया, या आपने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. फॉर एग्जांपल लेयर्स इज अ प्रोडक्ट लेड बाय क्रिएटर. सो आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. सो दैट इज ऑल्सो अ वे टू अर्न मनी थ्रू कंटेंट. क्या आपने कभी किसी क्रिएटर को देखा हो और आपको लगा हो कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, यू नो, मोनेटाइजेशन के लिए, या फिर एक गलत डायरेक्शन में कंटेंट बना रहा है, उसको आपको लगता है कि यार वो ठीक कर सकता था बट ये गलत चला गया? कोई एग्जांपल? मोनेटाइजेशन के लिए एक प्रैक्टिस जो जनरली क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, कई बार थोड़ा सा पुश ब्रांड्स की साइड से भी होता है, इज दे रन एड्स ऑन देयर कंटेंट. सो व्यूअरशिप जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है. नाउ the bad part about running ads is the algorithm is understanding that you are putting money and then the content is reaching to masses. एल्गोरिदम को बहुत सिंपल भाषा में नए क्रिएटर्स जिन्हें नहीं पता वो बता दीजिए. एल्गोरिदम सिर्फ जनता के पीछे का बैकएंड है सोशल मीडिया का, कि जो जनता को पसंद आ रहा है वही एल्गोरिदम है और कुछ नहीं है. पीपल आर लाइकिंग समथिंग, दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर शेयरिंग इट. So shareability is one thing which you should chase and follow in the algorithm. On Instagram, क्या आपका content share किया जा रहा है? First, अगर आपका content share किया जा रहा है, that means people are appreciating it, they are sharing to it. So algorithm क्या कह रहा है? Algorithm ये कह रहा है जो content जल्दी चलेगा, यानी कि uploading के बाद जितना जल्दी चलेगा, जितना जल्दी share होगा, उतना ज्यादा उसको mass तक लेके जाना है, क्योंकि लोग इसे देख रहे हैं. तो लोग देखते रहेंगे, एल्गोरिदम विल पुश योर कंटेंट. लोग नहीं देखेंगे, योर कंटेंट विल फॉल डाउन. सो शेयरेबिलिटी, कमेंटिंग एंड लाइकिंग, these three parameters if a creator continuously checks, and average watch time on YouTube majorly. अगर आपका average watch time बहुत अच्छा है, great, you can share your average watch time with brands and they would love to work with you if your average watch time is cracking numbers. सो एल्गोरिदम तो यही है, जनता जो अप्रिशिएट कर रही है वही एल्गोरिदम है, और उसको आपको समझना चाहिए. उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते कि ऐसा एडिट चलता है, वैसा टाइप की वीडियोग्राफी चलती है, कुछ नहीं है. तो एल्गोरिदम के पीछे भागना चाहिए या फिर अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक दोनों का मेल जोल बहुत जरूरी है. आप जैसा कंटेंट चाहते हैं, अगर आप वैसा बनाएंगे और वो नहीं चलेगा तो आपका कंटेंट कभी नहीं वर्क करेगा. तो आप अपने पैशन के लिए कंटेंट बना सकते हैं. I know a lot of people who are creating content for their passion, not for people. अगर वो बना रहे हैं, उनका उससे मोनेटाइजेशन पर्पस नहीं है, तो आप एल्गोरिदम को भूल जाइए. जो आप चाहते हैं वही बनाएं. आप चाहते हैं आपको रिजल्ट मिले. मैं फॉर एग्जांपल, एक फाउंडर चाहता है कि उसके ब्रांड्स में लोग आए और उसके ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदें, तो उसको एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा. एल्गोरिदम के हिसाब से ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. लोग जो पसंद कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आपका हीरो कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो व्हेन आई सेड कि दोनों का मिला जुला रूप, ज्यादा ही एल्गोरिदम सोच के जो आपको पसंद नहीं है वो भी मत करो, और जो आपको
पसंद है सिर्फ वो भी मत करो. तो बैलेंस्ड डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कंटेंट. बिल्कुल. आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर का बिगेस्ट एसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट, उसकी ऑडियंस या उसका कंटेंट? आई थिंक वेरी टफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका माइंडसेट या उसकी ऑडियंस. आई थिंक द sheer पैशन ऑफ creating content is the biggest asset of a content creator. Nothing else. अगर मेरे अंदर पैशन है तो मैं लंबा चलूंगा, वरना मेरे को बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे मेरे को लगेगा क्या छोड़ देना चाहिए. सो जैसे ऑडियंस आपने कहा, कई बार आपको व्यूज नहीं आएंगे, आपकी ऑडियंस आपको प्यार नहीं कर रही, पैशन नहीं होगा, तो यू विल बी इन अ मोड जहां पे आप सोचोगे चलो छोड़ देते हैं. सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक about your content, passionate about your content. That is the biggest asset if you are a creator, and that will take you to heights. Otherwise, this is a hard field. बिल्कुल. आपके हिसाब से अगले 5 साल में कंटेंट क्रिएटर के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन का क्या स्कोप है? दूसरी चीज, जो हमारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनमें ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए आने वाले टाइम के लिए? क्योंकि जैसे हमने बात की थी, एआई बहुत बड़ा होल्ड ले रहा है आज के टाइम पे. नई नई वीडियोस क्रिएट करके उससे अच्छे खासे व्यूज ले रहा है, शेयर हो रही है, एल्गोरिथम क्रैक करना उन्हें आ गया है. लेकिन आने वाले जो एस्पायरिंग ये अभी जो चल रहे हैं, जो आने वाले, उनके में कौन से सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए? आई थिंक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर ऑडियंस is one thing that you should learn before yeah entering into this market. Okay. Means if you are entering और आप उसी जर्नी पे हो, 1K to 10K वाली जर्नी पे हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड आपकी ऑडियंस पे होना चाहिए. अदरवाइज वो कैसे हो सकता है? सो आपको अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा बात करनी है. बात कैसे हो सकती है? आप मल्टीपल पोल्स करते हो, आप स्टोरीज करते हो, आप लाइव आते हो, आप एक छोटी ऑफलाइन कम्युनिटी भी बनाते हो. तो देखो, एआई से आपको, अगर यू हैव टू सेपरेट आउट योरसेल्फ, तो अगर आप वो भीड़ में एकदम उधर की साइड नहीं होना चाहते जहां पे एआई की वजह से आपका कंटेंट खत्म हो गया, तो आपको बहुत ही एक क्लोज्ड कम्युनिटी बनानी पड़ेगी उन लोगों की जो आपको चाहते हैं, जो आपसे रिलेट कर सकते हैं. यानी एक क्रिएटर की विन ये है कि उसका व्यूअर उससे बात करने के लिए एक्साइटेड हो. और वो तब नहीं होता जब आपको वायरलिटी मिली है और उस वजह से बस आप सस्टेन कर रहे हो. वो तभी होता है जब आपके कंटेंट को एक्चुअली लोग पसंद करते हैं. तो आगे आने वाले 5 सालों में क्या होगा, मतलब वेरी बिग स्टेटमेंट टू से क्या होगा, आई डोंट नो. हर 3 महीने में ही सब कुछ चेंज हो जा रहा है. बट आई थिंक ये जो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर योर ऑडियंस है, ये कहीं नहीं जाने वाला. और Tier 2 Tier 3 सिटीज से भी लोग आएंगे कंटेंट बनाने, और भी ज्यादा. सो लैंग्वेजेस बेस्ड कंटेंट जो है वो काफी ग्रो करेगा, और लैंग्वेजेस बेस्ड कम्युनिटी भी ग्रो करेंगी, जो अभी भी हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, अ बांग्ला स्पीकिंग कंटेंट क्रिएटर, he will or she will have a very strong hold in that community rather than a Hindi speaking content creator. बिल्कुल. Right? If they will say something, people will treat them कि हाँ यार इसने कुछ बोला है. Right? So languages will play a very important role in the क्रिएशन सेगमेंट. पहले हम सब लोग कंटेंट बनाना सीख रहे थे, अब सबने कंटेंट बनाना सीख लिया, फिर हम लोग वायरल होना, व्यूज लाना, ये सब करना सीख रहे थे, वो भी अब लोगों को पता चल गया. अब कम्युनिटी बिल्डिंग, कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो मेरे व्यूअर के साथ है भी कि नहीं है. मैंने कुछ बोला तो 100 में से 50 लोग या 40 लोग आए भी, या 100 में से सिर्फ 2 ही लोग आए, 100 में से 2 ही लोग आए, तो इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग कि क्या आपका होल्ड है कि नहीं है. तो आई थिंक वो काम करना बहुत जरूरी है, और लैंग्वेजेस वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और उसकी वजह से आई थिंक उनका कंटेंट डाई आउट नहीं होगा. तो आई थिंक देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड स्टेज. नेटफ्लिक्स आपको पता है, तो नेटफ्लिक्स में अब जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं. इंडिया की एक अपनी ऐप है, स्टेज ऐप, उसमें आप हरियाणवी और राजस्थानी कंटेंट देखते हो. तो नाउ स्टेज कैन बी कॉल्ड एज नेटफ्लिक्स ऑफ इंडिया, द रीजनल इंडिया. तो वो रीजनल लोगों का एसोसिएशन इतना बढ़ गया है कि वो स्टेज की ऐप का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं. तो उसमें तो कंटेंट क्रिएटर ही है ना, वो लोग जो कंटेंट बना रहे हैं उनका होल्ड होगा, वो उसी रीजनल लैंग्वेज के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं. जैसे तमिल मूवीज के एक अलग, उसकी एक अलग कल्ट है,
तो उसी तरीके से क्रिएशन में भी ये होगा, ग्रुप्स क्रिएट होंगे, मल्टीपल लोगों का कल्ट बिल्ड होगा, एंड दैट वुड बी वेरी एक्साइटिंग टू सी। दिव्यांश, अगर आप आज वापस से कंटेंट क्रिएशन में जाते तो कौन सा एक निश आप पकड़ते? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कंटेंट क्रिएशन की नीश में हूँ वैसे तो, मतलब आई एम रनिंग अ प्रोडक्शन एजेंसी, सो आई एम एक्सपोज्ड टू कंटेंट क्रिएशन एवरी डे. It's my choice to not create content. But front of the camera. I think I would love chatting with people. I would be doing round tables. I would be doing podcasts. This is something which I really love, and I think this is something which has compounding effects. So compounding effects. Giving you insights कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि मुझे किसी टॉप एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का टाइम लेना है टू पिच माई आइडिया ऑफ बिजनेस. वो टाइम लेना बहुत टफ होगा. वो बोलेंगे आई हैव मीटिंग्स, आई हैव दिस, आई हैव दैट, एंड लेट्स डू आफ्टर अ वीक, थिंग्स लाइक दैट. सो इट विल बी वेरी टफ. आई वुड से नॉट इम्पॉसिबल, इट वुड बी टफ टू गेट टाइम ऑफ द पर्सन यू वांट टू. बिल्कुल. पॉडकास्टिंग और डिस्कशन गिव्स यू अ लेवरेज टू टेक देयर टाइम, not just for 30 minutes but for 2 hours. That's correct. So इसीलिए मेरे को एक्साइटिंग लगता है कि आपको ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट, दो घंटे का टाइम मिलता है किसी के साथ. आप उनके जानते हो, उनके लाइफ के बारे में आप उनको जान लेते हो. अब अगर आप कुछ करते हो जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है तो they can collaborate with you. So that is the compounding effect. Yeah. ऐसा कौन सा एक निश जो आपको लगता है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है? निश तो सारे ही, और मतलब आई एम नॉट श्योर कि कैसा निश है, क्या है जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है. आई थिंक निश क्या है, निश वही है जिसमें लोगों ने ज्यादा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कॉमेडी हो. बट और मैं सभी तरीके का कंटेंट देख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर अगर हम जिससे हमने परचेज किया है, तो इस फर्नीचर के बारे में भी कोई कंटेंट बना रहा है. रियल एस्टेट इज अ नीश जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. तो मेरे को लगता है कि ऐसा कहना, ऐसा सोच पाना इस वक्त मेरे लिए कि ये निश जो है वो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, वो तो मुश्किल है. बट मेरे को लगता है कि जो बहुत ही स्पेशलाइजेशंस है ना चीजों की, वो अभी उतने अच्छे से कंटेंट में नहीं आ पाई हैं जितनी आ सकती हैं. जैसे रियल एस्टेट है एक निश, वो स्पेशलाइजेशन है जो आई थिंक दुबई में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं रियल एस्टेट को लेके. बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे सुन रखते हैं कि यार करना चाहिए, नहीं करना, दे आर स्टिल इन अ डिलेमा. एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आई थिंक ये एक निश है जो मेरे को लगता है इसमें अच्छे लोग आना बहुत जरूरी है. ये किसी की भी लाइफ की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है. बिल्कुल. अब इसमें अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आपका होल्ड है, सोचो आपकी कम्युनिटी है और आपको उस जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसका 1% भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर एथिकली हेल्पिंग पीपल आउट. व्हाट अ ग्रेट थिंग टू डू. बिल्कुल. अगर आपको मौका मिले कि किसी भी एक कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने का, किसके साथ करेंगे? कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने का इंटरेस्टिंग. वैसे तो मतलब when I was entering into this segment of creating content and means podcasting specifically, I wanted to work with Ranveer. And fortunately I worked with him. Now I think I still would love to again restart my work with him, or in whatever capacities I am working or will work with him. But I think पॉडकास्टर, मेरे को मौका मिले कि मैं किसके साथ मैं सारे अच्छे पॉडकास्टर्स के साथ काम करना चाहूंगा. सो आई वुड लव टू वर्क विद प्रखर, आई वुड लव टू वर्क विद राज शमानी, राइट. आई वुड लव टू वर्क विद all these guys who are creating great podcasts, because I want to understand their psychology, what they think, podcast कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा. तो अब एक गोल्डन एडवाइस जो आप देना चाहें एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स को. आपके इतना एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, इतने आपने लोगों के साथ काम किया है, कुछ आपका अभी तक का निचोड़ उनको देना चाहो? My golden advice or my 2 cents on this would be that content creation is a hard journey. It will take time, so you have to be patient and doing it purely for the
sake of creating content, for your love of creating content. Identify, understand whether this was the actual reason because of which you started, or you started it in a FOMO, or you started it in just as an experiment to test कि ये चलेगा नहीं चलेगा. तो अगर आपका पैशन है तभी आप इसे करें, वरना it will take a lot of time of yours, which is very important. So you can spend that time in something else. कंटेंट क्रिएटर को एक टीम बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए. कंटेंट या क्रिएटर को सोलो भी कर सकता है. कंटेंट क्रिएटर देखो, टीम तो मनी से बनेगी, है ना. तो पहले तो सबको सोलो ही करना चाहिए, पहले तो सारे काम आपको खुद ही आने चाहिए, तभी आप वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी बन पाएंगे. लेकिन सोलो आपको लंबे समय तक लेके नहीं जा पाएगा. तो या तो आप टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, यानी आप ऐसे एजेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका कुछ पार्ट ऑफ कंटेंट वर्क ले लें और आपको अपने कंटेंट पे ही फोकस करना हो. जैसे कंटेंट के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. आप राइट करते हो, आप उसके बाद रिकॉर्ड करते हो, आप उसके बाद एडिट करते हो, आप उसके बाद रिलीज करते हो, आप उसके बाद ब्रांड से बात करते हो. तो ऐसे बहुत सारे आपके टास्क हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हो. नाउ डेलीगेट आप अपनी टीम को करोगे तब भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप किसी एजेंसी को करोगे तब भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो ना, आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो. पहले क्या होता है, पहले हम सिंगल ही तो स्टार्ट करते हैं. अगर हम एकदम बूटस्ट्रैप्ड पर्सन है, हम सिंगल स्टार्ट करते हैं, हमारा आइडिया हमें अच्छा लगता है सबसे पहले, फिर हम 10 लोगों से बात करते हैं, हम अपने आइडिया को सेल करते हैं, वो सेल होता है, फिर हम 100 लोगों तक जाते हैं. जब 100 लोगों ने परचेज कर लिया तो हम कहते हैं कि यार हमारा कुछ प्रोडक्ट मार्केट फिट टाइप बन रहा है. फिर हम किसी को ऑनबोर्ड करते हैं कि यार आई विल पे यू एक्स अमाउंट, कैन यू जॉइन माय टीम. So I think creators should do like this. All the great creators who are there have built great. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टीम जिनके पास अच्छी होगी वही अच्छा ग्रो करेगा. जो शुरुआती उसमें होते हैं, उन्हें फोकस करना होता है अपने कंटेंट पे भी, बट उनके पास समय की भी उतनी ही कमी होती है, क्योंकि आपको रील्स भी बनानी है. आपको अगर आज मैच करना है, सो यू शुड हैव अ ग्रेट कंटेंट राइटिंग स्किल्स आल्सो. करेक्ट. राइट. तो आपके पास एक टीम होना बहुत जरूरी है. करेक्ट. लेकिन वो कैसे अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करें साथ में, क्योंकि आपको सब कुछ खुद से करना होता है. शुरू में आपको कोई पे नहीं कर रहा होता है इस चीज में. ये अनफॉर्चुनेट है उसका, लेकिन हाँ है. आई थिंक फिर आपको कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कुछ और काम भी करना ही चाहिए. जैसे अगेन ये मैं बिजनेस का ही एग्जांपल दूंगा कि जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, जिसके पास कोई पैसे भी नहीं है और वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो जॉब कर रहा होता है, जॉब के साथ अपना सैटरडे संडे या रात का टाइम निकालता है, उस आइडिया पे स्पेंड करता है. तो वो अपनी क्लॉक का टाइम इंक्रीज करता है, वर्किंग क्लॉक का टाइम इंक्रीज करता है. तो वो अपनी जॉब से कुछ पार्ट निकालता है और इस पे डालता है. आई हैव डन दैट. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा. इनफैक्ट दिस इज अ ग्रेट आइडिया. क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आपका आइडिया धीरे धीरे वैलिडेट हो रहा है. तो आपका जो रिस्क पार्ट है वो भी तो कम हो रहा है ना. अब मान लो आपके 50,000 फॉलोअर्स हो गए, वो आपका एक पॉइंट था जब आप छोड़ सकते हो अपनी जॉब और आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो. डू दैट. 10,000 हो गए, आपने वो बेंचमार्क मारा है, तो डू दैट. 2014 के दिव्यांश ने कभी सोचा था कि वो इस फील्ड में आएगा और इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करेगा और साथ में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया. आई थिंक हमारी जब कल बात हो रही थी तो आपने शुरू के 2 स्टार्टअप्स आपके नहीं चले थे, और थर्ड ये जिसमें आप अभी हैं, ये अच्छा काम कर रहा है और अभी और ग्रो करेगा, आई एम श्योर. सो यहाँ तक की जो जर्नी आई, पीछे मुड़ के अगर कभी देखना हो, हाँ जी, तो लगता है कुछ ठीक किया तभी यहाँ तक पहुंचा हूँ, या फिर ठीक है मतलब डेस्टिनी है? आई थिंक धक्के खाए और हार नहीं मानी, बस वही लेके गया जहां तक लेके आए, अब बने हैं. और अभी मैं गया था दुबई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने अपने कस्टमर के साथ. तो हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे लोगों के पॉडकास्ट किए और वो सब सक्सेसफुल है. मतलब मैं तो अभी आई एम 29 ओनली, and we met people who were in their 50s, who were in their 70s as well, who were in their 40s. One common question which we were asking, the host was asking, was do you believe in luck? So most of them said that luck is multiple experiments of doing one or the other thing, and then something landing well and some other thing not working well, you reject it. But you are continuously doing things so that luck is also supporting you, will actually would be the thing which will make you successful. So I think 2014 से 2025 तक बस एक ही चीज
हुई है काम की कि काम करते रहे हैं, चला ना चला दोनों को एनालाइज किया, जो नहीं चला उसे हटाया, फिर करा, फिर चला। तो तब तो नहीं सोचा था कि क्रिएशन वर्ल्ड में जाएंगे। आई वॉज एंटरिंग इनटू माय इंजीनियरिंग एंड आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, और वो भी उतना कोई क्लियर नहीं था कि मैं यही करूंगा। आई वॉन्टेड टू बिकम अ क्रिकेटर, so I joined academy. तो सुरेश रैना के साथ मजा आया होगा। Yes. So the podcast which we That's recorded. the perk of doing podcasting and all. कितनी अच्छी आपको बात। बहुत सारे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है जो आप कभी टीवी में देखते थे कि यार वाह मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप उनसे मिलते हो, फिर आप उनसे पैसे भी लेते हो क्योंकि आप उनका कंटेंट बना रहे हो। Of course. तो वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। मैं अपने रोल मॉडल्स से मिल रहा हूँ and I am getting money from them. बिल्कुल। I am very much humble and full of gratitude that we are doing this thing and ये प्रोफेशन है हमारा, बट हाँ बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच दिव्यांश फॉर ऑल द इंसाइटफुल आंसर्स। बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारी कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स और आने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं, दे विल गेट their answers for sure. Thank you very much. I think I assume I would be of use if someone watches my content. बिल्कुल। Thank you. Thank you.